आज हम अपने क्रॉस एग्ज़ामिनेशन लेक्चर की अगली किस्त रिकॉर्ड करेंगे। बाकायदा आज रिकॉर्डिंग का क्योंकि सिस्टम नहीं है, मैं मुल्तान जो है वो किसी मसले के सिलसिले में आया हुआ था तो वक्त मिला तो मैंने कहा। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े बच्चों के जिन्होंने ये कहा कि कोई क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के सजेस्टेड सवालात नहीं हैं। दरअसल मैं एक तरतीब से ये तमाम वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आगे पीछे मिक्स नहीं करना चाहता, अपने तजर्बे की बुनियाद पर कि किन किन बातों की इब्तदाई बातों का पहले पता होना चाहिए ताकि आगे जो है जो बातें बताई जाएं उनको समझ आए। देखिए, गवाहान तमाम मुकदमे में तो एक जैसे होते नहीं। कुछ गवाहान ऐसे हैं जो कि हर मुकदमे में लाजमी तौर पे होते हैं, जैसे कंप्लेनेंट है, जैसे तफ्तीशी अफसर है, जैसे मुहर्रर है, जैसे बरामदगी के गवाहान हैं। तो ये गवाहान तो ऐसे हैं कि जो हर मुकदमे का हिस्सा होते हैं। कुछ गवाहान होते हैं जो एक ख़ास मुकदमे में होते हैं, जैसे अब शनाख्त लाश के जो हैं या शनाख्त नाश के जो गवाहान हैं वो सिर्फ मर्डर केस में होते हैं। जो पटवारी है, नक्शा नवीस जिसको हम कहते हैं, तो वो मर्डर केसेस में है। अब चोरी के केसेस में गवाहान की निस्बत और होती है। गवाहान चश्मदीद भी हो सकते हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी हो सकती है उसमें। इसी तरह डकैती का में, मंशियात के केस में, नैब के केस में, एंटी करप्शन के केस में गवाहान की कुछ नोयत मुख्तलिफ होती है, लेकिन मुस्तकिल गवाहान जो हैं वो हर किस्म के मुकदमे में होते हैं। तो इस तरतीब से मैं चाह रहा था कि मैं आपको वीडियोस रिकॉर्ड करूं ताकि आपको तरतीब से चल सकें। मुझे आपके कमेंट्स का इसलिए इंतज़ार रहेगा ताकि मैं आने वाली वीडियोस को, जैसे अब कुछ दोस्तों ने अपने कमेंट्स भेजे तो उसकी रोशनी में मैंने उस बात को एक्सप्लेन किया कि हम तमाम सवालात और तमाम चीज़ें करेंगे कि किस गवाह से क्या सवालात पूछने हैं, उससे किस तरीके से सच उगलवाना है। तो ये तमाम हम गवाहों के मुताबिक बताएंगे कि बरामदगी के गवाहान से किस तरीके से आपने सच उगलवाना है, और अगर आप कंप्लेनेंट के वकील हैं तो आपने इन गवाहों को किस तरह तैयारी करवानी है, और अगर आप मुल्ज़िम के वकील हैं तो फिर इन गवाहान से अपने क्रॉस एग्ज़ामिनेशन किस तरीके से करनी है। आज हम दो गवाहान को देखेंगे कि उनसे हम किस किस्म के सवालात हम करने चाहिए। एक तो है कंप्लेनेंट, जो सबसे पहला गवाह होता है। कंप्लेनेंट जिसने कंप्लेंट दर्ज कराई होती है, जिसने एफआईआर दर्ज करवाई होती है, वो अब सरकारी पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है। अगर कोई भी कंप्लेनेंट नहीं है तो सरकार कंप्लेनेंट है। वो एक प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है, राहगीर भी हो सकता है। और कंप्लेनेंट जो है वो केस से मुतल्लिका एग्रीव्ड पर्सन भी हो सकता है, जिसके घर में चोरी हुई है, जिसका भाई, जिसका वालिद कत्ल हुआ है, तो वो भी कंप्लेनेंट हो सकता है। या कंप्लेनेंट खुद मजरूब जो है, जिसको मारा गया है, वो खुद भी कंप्लेनेंट हो सकता है। तो कंप्लेनेंट की दो हैसियत हैं, उसकी दो हैसियत हैं। एक वो इन्फॉर्मेंट है जिसने पुलिस को इन्फॉर्म किया है और उसकी इन्फॉर्मेशन पे पर्चा दर्ज हुआ है, और उसकी दूसरी हैसियत ये है कि उसको वो एग्रीव्ड पर्सन है, उसने कंप्लेंट दर्ज की है, उसने कंप्लेंट दर्ज की है। अच्छा, अब इन्फॉर्मेंट में और एग्रीव्ड पर्सन में क्या फ़र्क है? इन्फॉर्मेंट तो कोई भी हो सकता है, पड़ोसी भी इतला दे सकता है पुलिस को कि हमारे घर में, पड़ोस के घर में चोरी हो गई है, कत्ल हो गया है, ये इन्फॉर्मेंट है। इन्फॉर्मेंट राहगीर भी हो सकता है, और अगर कोई भी इन्फॉर्मेंट नहीं है तो पुलिस अफसर इन्फॉर्मेंट बनेगा। कंप्लेनेंट जो है वो अमूमन होता है कि जो एग्रीव्ड पर्सन हो, जिसका रिश्तेदार या जिसके अपने साथ वक़ुआ हुआ हो, और या उसको उसके किसी अजीज़ के साथ हुआ हो। ठीक, तो कंप्लेनेंट इन्फॉर्मेंट भी हो सकता है, इन्फॉर्मेंट प्लस कंप्लेनेंट। और अगर फ़र्ज़ करें किसी के घर में चोरी हुई है, वो आई विटनेस होना उसका ज़रूरी नहीं है। देखें ना, अब ये एक बारीक सा फ़र्क है। आई विटनेस भी कंप्लेनेंट हो सकता है, इन्फॉर्मेंट हो सकता है।
लेकिन आई विटनेस के अलावा कोई और भी कंप्लेनेंट या इन्फॉर्मेंट हो सकता है। तो कंप्लेनेंट जो हम रवायती तौर पे कहते हैं उसकी दो हैसियत हैं। एक तो वो इन्फॉर्मेंट है, उसकी दरख्वास्त पर पर्चा दर्ज हुआ है। दूसरा वो एग्रीव पर्सेंट है, उसने कंप्लेंट की है कि मेरे साथ ये वक़ुआ हुआ है या मेरा ये नुकसान हुआ है। तो अब इससे जो सवालात की नोयत होगी वो बड़ी टेक्निकल किस्म की होगी कि तुम्हें कैसे इत्तला मिली, और अगर वो चशमदीद है तो उससे सवालात की नोयत और होगी। लेकिन बतौर इन्फॉर्मेंट अगर हम वो है, बतौर इन्फॉर्मेंट है, तो उससे सवालात की नोयत और होगी। अगर आपको वीडियो किसी भी तौर पे अगर थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाए तो उसका हल ये है कि आप उसको 2 या 3 किस्तों में उसको देख लें। अगर आप थक जाते हैं कि 10-15 मिनट की वीडियो ना हो, 5-7 मिनट की वीडियो हो। दरअसल मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो मेरे जहन में टाइम नहीं होता कि कितने टाइम की वीडियो होगी। मेरे जहन में ये होता है कि जिस मौजू से मुतल्लिक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस मौजू से मुतल्लिक कोई पॉइंट रह ना जाए, कोई बात रह ना जाए। तो मैटर जो है, इंग्रेडिएंट जो है, मौजू का जो मवाद है, मौजू की जो रिक्वायरमेंट है, वो मेरे लिए अहमियत रखती है, वक्त अहमियत नहीं रखता। कोशिश मेरी होती है कि टू दी पॉइंट रहूं, लेकिन बाज़ बातें हैं कि वो एक्सप्लेन जब तक ना हो तो उस रिकॉर्डिंग का या उस लेक्चर का कोई फ़ायदा नहीं। तो अब हम इसकी इस नोयत पे करेंगे कि अगर वो इन्फॉर्मेंट है तो हम उससे पूछेंगे कि आप दरख्वास्त लिख के ले गए थे, कहाँ दरख्वास्त लिखी थी, कहाँ से कलम पेंसिल ली थी आपने खुद दरख्वास्त लिखी थी या तफ्तीशी अफसर ने या थाने वालों ने दरख्वास्त लिखी थी, आप थाने किस वक्त पहुँचे थे, आपका बयान किसने लिखा था, और जब आप थाने गए थे तो आपका उन्होंने किसी रजिस्टर पे आपका दस्तखत या अंगूठे कराए थे। तो इस किस्म की जो सवालात करने का मकसद ये है कि उसके बयान में, उसकी एविडेंस में कंट्राडिक्शन लाना। देखें, मेन मकसद जो होता है एक अच्छे डिफेंस काउंसिल का जो एक मेन मकसद होता है कि उसने एग्जामिनेशन चीफ में जो कुछ कहा है उसको झूठा साबित करना या उसकी असलियत मालूम करना, उसकी सच्चाई मालूम करना। मतलब कि उसको ये कि ये जो कुछ कह रहा है ये सही नहीं कह रहा। तो वो सच जो गुलवाना होगा वो सवालात के ज़रिए होगा। तो दूसरा मकसद ये होता है कि एग्ज़ामिनेशन चीफ के साथ साथ अगर आप समझते हैं कि ये किसी और बात का भी रेलेवेंट गवाह है, किसी और एविडेंस का भी है, लेकिन इसने एग्ज़ामिनेशन चीफ में उसका जिक्र नहीं किया जानबूझ के, सिर्फ इन्फॉर्मेंट बना हुआ है, इसको मोटिव का भी पता है, इसको रिश्तेदारियों का भी पता है, इसको असल वाक़यात का भी पता है, तो फिर आपने उसको इस तरीके से सवाल पुट करना है कि वो उसका गवाह बन जाए। डायरेक्ट आप नहीं पूछ सकते कि बताओ भाई वजह अनाज जो है वो ये थी, वो कहेगा मुझे पता ही नहीं। पहले उससे कहो कि देखो भाई क्या ये बात सही है कि ये जो मरने वाले में ये और मारने वाले मुलजिम के दरमियान ये अक्सर झगड़ा रहता था। अगर वो कह देता है हाँ जी, तो बस अब वो वजह अनाज का गवाह बन गया। अब आप उससे आगे का आपके पास अगले सवालात का दरवाज़ा खुल गया। तो अब आप उसके वजह अनात को ज़्यादा डिटेल से जाके आप सवालात पूछ सकते हैं। अगर आप उसको इस चीज़ का गवाह नहीं बनाएंगे तो आप आगे वजह अनात के सवालात नहीं पूछ सकते, आप दुश्मनियों के सवालात नहीं पूछ सकते। क्यों कि एग्ज़ामिनेशन चीफ के मुताबिक अपने गवाहान आपने सवालात पूछने हैं। लेकिन अगर आपकी क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में वो बरामदगी से मुतल्लिक भी अगर कोई बात मान जाता है तो फिर आपको लाइसेंस मिल जाता है, फिर आपको एक इजाज़त मिल जाती है कि आप बरामदगी से मुतल्लिक, वजानात से मुतल्लिक, फासला जात से मुतल्लिक, रिश्तेदारियों से मुतल्लिक उस इन्फॉर्मेंट से अगर आप समझते हैं कि इसको ये मालूमात तो आपको अपना क्लाइंट देगा। तो देखिए अब मैंने अभी तो इसका एक इन्फॉर्मेंट और कंप्लेनेंट का भी चैप्टर शुरू किया है, तो इसके कितने सवालात आ गए, इसकी कितनी बारीकियाँ आ गई, इससे कितने सवालात की नोयत आ गई। तो मेरे वो दोस्त जो ये कहते हैं कि सर आप सजेस्टेड सवालात तो देते हैं, भाई डायरेक्ट तो सवालात नहीं मैं दे सकता कि भाई ये इम्तिहान है, ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, इस इन बातों के सवालात लिख लो, ये सवालात से नहीं। उस गवाह को किस तरीके से सवालात के ज़रिए आपने अपने मकसद की बातें निकलवानी है, ये फ़न है क्रॉस एग्ज़ामिनेशन का। को लगे बंदे
सवालात नहीं हैं। कोई मैंने कहा ना नाप तोल का इशारिया निज़ाम नहीं है क्रॉस एग्जामिनेशन कि ये सवाल कर दो नहीं, उसको किस तरीके से आपने मोल्ड करना है। अगर गवाह एक ही आपके सवालात के जवाब, तो आपने थोड़े से सवालात की नोयत बदल के उसके बाद फिर अपने मतलब की सवाल किसी और नोयत से उसको पुट करना है। तो ये कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, लेकिन आपने अपने सवालात की तरतीब को किस तरीके से पुट करना है, ये आपका फ़न है। तो अभी हम इन्फॉर्मेंट का जो है इसकी दूसरी किस्त करेंगे कि इन्फॉर्मेंट अगर कंप्लेनेंट, एग्रीड पर्सन और अगर उसके पास बाकी के मुकदमे की मालूमात हैं जो कि आपके मुकदमे के लिए उससे उगलवाना ज़रूरी है, तो उसको किस तरीके से आप उस तरफ लाएंगे। तो इसकी बाकी अगली किस्त में